गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप सभी स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। छात्रों, आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी की चुनौती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन भी प्रभावित है। फिर भी इस महामारी से अपना बचाव जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। छात्रों, होली के पहले हम लोग अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप ग्रुप से 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। होली के बाद चौथा चैप्टर प्रारंभ होना था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने की वजह से चैप्टर प्रारंभ नहीं हो पाया और पढ़ाई वहीं पर स्थगित रह गया। छात्रों, लगभग 1.5 महीने से कोचिंग बंद है और पढ़ाई का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और इस बीच में थोड़ा थोड़ा सिलेबस आगे की ओर बढ़ता रहेगा। आपको भी पढ़ने का मटेरियल मिलता रहेगा और आप घर पर बैठकर बोर नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रयास से आप सभी लाभान्वित होंगे। छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप ग्रुप का 4 नंबर चैप्टर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आप सभी कंसंट्रेट हो जाइए और इस चैप्टर के रूल्स रेगुलेशन को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 2-3 बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा का सबसे पहला टॉपिक होगा कि नए साझेदार के प्रवेश का क्या मतलब है। फिर दूसरा टॉपिक होगा कि किसी साझेदारी व्यापार में
नए साझेदार का प्रवेश क्यों होता है। फिर तीसरा टॉपिक हमारा होगा कि जब किसी साझेदारी व्यापार में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो साझेदारी फर्म की बही में हमको क्या क्या लेखा करना होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो छात्रों, आप लोग जानते हैं कि व्यावसायिक संगठन का कई प्रारूप होता है। उसमें एक प्रारूप साझेदारी व्यापार का भी है। साझेदारी व्यापार में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय में जो भी लाभ हानि होता है उसको आपसी समझौते के अनुसार आपस में बांट लेते हैं। अब कोई भी व्यवसाय जब प्रारंभ होता है तो उसको छोटे स्तर पर प्रारंभ किया जाता है। धीरे धीरे व्यापारी के प्रयास से व्यापार विकास की ओर बढ़ता है तो उस व्यवसाय का विस्तार करने की जरूरत होती है। व्यापार का विस्तार करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है, अधिक मैन पावर की जरूरत होती है। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए पुराने साझेदार आपसी सहमति के आधार पर किसी नए व्यक्ति को साझेदारी व्यापार में साझेदार की हैसियत से शामिल कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय हो गया। जब किसी साझेदारी फर्म के वर्तमान साझेदार द्वारा किसी नए व्यक्ति को साझेदारी व्यापार में साझेदार की हैसियत से शामिल किया जाता है तो उसे साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक कि जब साझेदारी व्यापार में साझेदार का प्रवेश होता है तो उसके प्रवेश के पीछे मुख्य कारण क्या है। साझेदारी फर्म में साझेदार के प्रवेश होने का 3-4 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि साझेदारी व्यापार का विस्तार करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत हो। ठीक है, दूसरा कारण है साझेदारी व्यापार में व्यवसाय के क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए अधिक व्यक्तियों की जरूरत हो। तो इसके लिए भी साझेदार का प्रवेश किया जाता है। जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन हेतु योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो। तीसरा कारण है कभी कभी किसी प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त व्यक्ति को हम लोग साझेदारी व्यापार में व्यापार के गुडविल को, व्यापार के प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए भी साझेदार के रूप में शामिल कर लेते हैं। तो जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, ये तीसरा कारण हो गया। अब आता है चौथा कारण। जब किसी योग्य व्यक्ति को, जो आपके व्यापार में कर्मचारी है, ईमानदार है, मेहनती है,
तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी कभी कभी साझेदार लोग उसको साझेदार के रूप में प्रवेश कर लेते हैं। तो जब किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाना उचित प्रतीत हो, तो ये 4 मुख्य कारण है जिसके चलते किसी साझेदारी व्यापार में नए साझेदार का प्रवेश होता है। ओके, अब आइए तीसरा टॉपिक है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम लोग हिसाब बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तीसरा टॉपिक आपका आता है कि जब किसी साझेदारी व्यापार में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो साझेदारी फर्म की बही में कौन कौन लेखे करने होते हैं। ठीक है, जब किसी साझेदारी व्यापार में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदारी फर्म की बही में निम्न के संबंध में लेखे करने होते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदार के हैसियत से प्रवेश करेगा तो अपने साथ कुछ पूंजी की रकम लेके आएगा। ये पूंजी की रकम आपसी समझौते के आधार पर तय होता है। तो फर्म की बही में सबसे पहला लेखा हम लोग नए साझेदार के द्वारा पूंजी लाने के संबंध में करते हैं। इसके लिए लेखा होगा, नया साझेदार पूंजी के रूप में नकद रुपया ला सकता है या कोई संपत्ति ला सकता है। तो नकद रुपया अगर लाता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर कोई संपत्ति लेके आता है तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। उसके बाद नारेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब दूसरा टॉपिक होता है ख्याति के बारे में। जब नया साझेदार किसी साझेदारी व्यापार में प्रवेश करता है तो वह पूंजी के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आता है जो पुराने साझेदारों के त्याग का पुरस्कार होता है और इस रकम को पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका लेखा जोखा करने के लिए जरूर आपको मिलेगा। तो इसका लेखा करने के लिए टोटल जो नियम है वो 4 खंड में बटा हुआ है। सबसे पहला खंड है कि यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है और वो पुराने साझेदारों को गुप्त रूप से दे देता है तो इस संबंध में फर्म की बही में हम लोग कोई लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म की बही में जब लेखा कर देंगे तो वो गुप्त रहेगा नहीं। तो वो गुप्त रूप से पार्टनर को देता है तो इसका लेखा फर्म की बही में नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आता है कि यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है और पुराने साझेदार उसको व्यापार में ही रहने देते हैं, ये कंडीशन हो गया। तो इसके संबंध में फर्म की बही में
दो लेखा करना होता है। पहला लेखा होता है नए साझेदार के द्वारा ख्याति की रकम नकद लाने पर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसका नरेशन होता है। अब दूसरा लेखा हम लोग करते हैं, इस गुडविल के रकम को पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हम लोग उनके सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए लेखा होता है होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। ये सेकंड कंडीशन है। यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है और पुराने साझेदार उसे व्यापार में रहने देते हैं तो इसके लिए दो लेखा आपको करना होगा। अब तीसरा कंडीशन है, यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है और पुराने साझेदार उसको व्यापार से निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में फर्म की बही में 3 लेखा करना होता है। सबसे पहला लेखा होता है नया साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने के संबंध में, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। दूसरा लेखा हम लोग करते हैं, इस गुडविल के रकम को पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में उनके त्याग अनुपात में बांट देते हैं। लेखा होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। ये दोनों लेखा वही है जो सेकंड कंडीशन में लिखा गया है। एक नया लेखा इसमें होता है, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि जब निकाली जाती है उसके बारे में लेखा करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। पुराने साझेदार ख्याति की रकम या तो पूरा निकाल लेंगे या आंशिक निकालेंगे, दोनों परिस्थिति में एक ही लेखा आपका होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में आपको मिला कि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है। चौथा कंडीशन आपका है कि यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाने में सक्षम नहीं है तो क्या करें। तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री केवल होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ओके, अब कभी कभी साझेदारी फर्म के बही खाता में पहले से गुडविल मौजूद होता है, तो नया साझेदार के प्रवेश लेने के समय उस गुडविल के रकम को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं और इसके लिए निम्न लेखा करना होता है। यदि नया साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारी फर्म के बही में पहले से ख्याति मौजूद हो तो उसे अपलिखित कर दिया जाता है और इस संबंध में निम्न लेखा होता है।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल appearing in the book of the firm transferred to old partners capital account in their old ratio। यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं होगा क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, इसको ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये नियम गुडविल के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग लॉन्ग क्वेश्चन सभी में इसका चर्चा आपको मिलेगा। तो पहला हम लोग किए कैपिटल के संबंध में लेखा जोखा, दूसरा हम लोग गुडविल के बारे में लेखा जोखा करने का नियम चर्चा की। ठीक है, अब तीसरा जो खंड होता है वो है फर्म के संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ के संबंध में लेखा जोखा। साझेदारी फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि के संबंध में। जब भी कोई नया साझेदार किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के बही में जितने भी संपत्ति दायित्व दिए गए हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है और उसके मूल्य में जो भी कमी वृद्धि होता है उसको पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए हम लोग एक नया खाता खोलते हैं, उस खाते का नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। इसका दूसरा नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। इसमें लेखा जोखा करने के लिए आपको 4-5 नियम है। संपत्ति के लिए 2 नियम है, दायित्व के लिए भी 2 नियम है और इस खाते को क्लोज करने के लिए 1 लेखा होता है, यानी टोटल 5 नियम। सबसे पहले अगर किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो हम लोग लेखा कर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड। अब इसका ठीक उल्टा, अगर किसी संपत्ति का मूल्य घट जाता है तो क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड। ये 2 है संपत्ति के बारे में। संपत्ति का मूल्य या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है, न वृद्धि न कमी, तो कोई लेखा नहीं होगा। अब ठीक इसका उल्टा लायबिलिटी के लिए होता है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड। चौथा है दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। अगर दायित्व का मूल्य घट गया है तो इसके लिए हम लोग लेखा करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है 2 नियम दायित्व के बारे में। दायित्व का मूल्य या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं सोचना है। जब हम सारे संपत्ति का मूल्यांकन कर लेंगे और उसमें कोई कमी वृद्धि मिलता है तो उसका लेखा कर लेंगे। लेखा करने के बाद इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करने के संबंध। तो बंद करने के लिए इसका टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। अगर
क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के तुलना में, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने पर हम लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉस होता है। और इसके लिए हम लोग लेखा ठीक उल्टा करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and liability transferred to old partners capital account in their old ratio। इस तरह से तीसरे खंड का ये नियम हो गया। ओके, पहला खंड हम लोग चर्चा किए कैपिटल के संबंध में जो रुपया लाता है उसके लिए। दूसरे खंड में चर्चा किए गुडविल के संबंध में जो रुपया लाता है उसके लिए। तीसरे खंड में हम लोग लेखा किए संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हानि होता है उसके संबंध में। ठीक है, अब आता है 4 नंबर खंड। कभी कभी जब नया साझेदार साझेदारी व्यापार में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश के समय ऑलरेडी साझेदारी फर्म की बही में जनरल रिजर्व या कोई दूसरा रिवेन्यू रिजर्व मौजूद होता है। तो नया साझेदार के प्रवेश के समय इस रिजर्व के पैसे को पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हम लोग उनके पुराने अनुपात में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके लिए लेखा होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ओल्ड अदर रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड अदर रिवेन्यू रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये है हमारा चौथा खंड, किसी किसी सवाल में आपको मिलेगा। पांचवा खंड होता है आर्थिक चिट्ठा में कभी कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस भी दिया रहता है। तो जब नया साझेदार आता है उस वक्त इसको हम लोग पुराने साझेदारों के बीच में बांट के इसको क्लोज कर देते हैं और इसके लिए निम्न लेखा हम लोग करते हैं। अवितरित लाभ के संबंध में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तब हम लोग लेखा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट appearing in the balance sheet transferred to old partners capital account in their old ratio। ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो साझेदारी फर्म के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होगा। कभी कभी साझेदारी फर्म के बैलेंस शीट में संपत्ति की ओर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है, वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं। अवितरित लाभ या हानि खाता के नाम शेष के संबंध में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being debit balance of profit and loss account
appearing in the balance sheet transferred to old partners capital account in their old ratio। ये 5वें खंड में आपको चर्चा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, अब आता है छठा खंड। कभी कभी मिलेगा कि ओल्ड पार्टनर्स अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा लिए और उसका प्रीमियम व्यापार के आमदनी में से देते हैं। तो ये अगर इंश्योरेंस सभी साझेदारों के लाइफ पर एक साथ कराया गया है तो उसको हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या लेखा करें? यदि पुराने साझेदार द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है तो नए साझेदार के प्रवेश के समय इसके संबंध में निम्न लेखे करने होते हैं। पहला है, 2 कंडीशन है। जो हम इंश्योरेंस कराए हैं और उसका प्रीमियम फर्म के आमदनी में से हम देते हैं और इस मतलब प्रीमियम को हम लोग खर्चा मानते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तब इसका लेखा नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की बही में करना होगा। इसके लिए हम लोग लेखा करेंगे। यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को आयगत व्यय मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है तो इस संबंध में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे और इसका लेखा पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू से किया जाएगा। इसका नरेशन होगा, being surrender value of joint life policy transferred to old partners capital account in their old ratio। ये पहला कंडीशन हो गया। इसका एक दूसरा कंडीशन भी है। ये जो हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं प्रीमियम के अमाउंट को, कभी कभी इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माना जाता है। पार्टनर लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के फर्म की बही में लेखा करते। तो वैसे केस में ऑलरेडी फर्म के बैलेंस शीट में ये मौजूद होगा तो आपको दोबारा लेखा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन है, यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को पूंजीगत व्यय माना जाता है तो इस संबंध में कोई लेखा नहीं होगा। और इस तरह से मोटा मोटी आपका नियम यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ। इसमें हमने आपको रूल्स रेगुलेशन समझाने का कोशिश किया है। 3-4 पॉइंट पर चर्चा हुई। अब इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। तो कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का दौर शुरू होगा। आप लोग प्रतिदिन वीडियो लेक्चर देखेंगे और इसमें से कॉपी पर नोट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ओके।